स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रोलिंग मोशन। अब रोलिंग मोशन में क्या क्या कंसेप्ट लगते हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा सोचने वाला है, थोड़ा सा सोचने वाला है। जब भी बॉडी किसी सरफेस पे रोल करती है, अब कई तरह का सर्कुलर मोशन किसी सरफेस पे कई तरह का हो सकता है। बॉडी आगे जाते वक्त स्लिप कर जाए, या प्योरली रोल करे, या बैकवर्ड स्किडिंग हो। बैकवर्ड स्किडिंग का मतलब फॉरवर्ड स्किडिंग का मतलब, प्योर रोलिंग का मतलब, तीनों के पहले एग्जाम्पल समझते हैं। आप नॉर्मली कार चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, कार आगे जा रही है, रोड के साथ ग्रिपिंग हो रही है और नॉर्मली टायर घूम रहा है, दैट इज प्योर रोलिंग। आप तेज कार चला रहे हो, आपने सडनली ब्रेक मार दी तो क्या होगा? स्लिप होगी ना आगे की तरफ, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। दोबारा सुनो, मैंने बोला नॉर्मली कार चल रही है, टायर रोल कर रहा है, ये हो गया प्योर रोलिंग। आप कार तेज चला रहे हो और या चलो नॉर्मल चला रहे हो और अचानक से रोड पे पूरा का पूरा ऑयल गिरा हुआ है, तो क्या होगा? स्किडिंग होगी, स्लिपिंग होगी, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। एक होती है बैकवर्ड स्लिपिंग। आप कहोगे बैकवर्ड स्लिपिंग, कार पीछे जाएगी? नहीं। सपोज करो आपकी कार चला रहे हो और मड में घुस गई कार, अब आपने एक्सेलरेटर पे पैर दिया, गोल घूम रहा है पर आगे नहीं जा रहा, दैट इज बैकवर्ड स्लिपिंग। तो ये तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। ये तीनों किस पे डिपेंड करती हैं? ये तीनों डिपेंड करती हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे, कि कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल रही है। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ग्रिप प्रोवाइड करती है किसी भी उसको, बॉडी को जो सर्कुलर पाथ ले रही है। ठीक है। सो जब बॉडी मूव करती है आगे की तरफ, ध्यान दीजिएगा, टाइम मिलेगा लिखने का। जब हम रोलिंग मोशन की बात करते हैं, रोलिंग मोशन में आपके पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा है। नोबडी राइट्स, ध्यान देंगे। ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ये बॉडी रोल भी कर रही है। सो इफ अ बॉडी is moving forward while rolling, रोल करते वक्त फॉरवर्ड मोशन भी है, then every point on the body will have two velocities. Number one, linear velocity. Number two, velocity due to rotation. कोई भी पॉइंट इस बॉडी का होगा, उसके पास दो स्पीड्स होंगी, दो वेलोसिटीज होंगी। एक वेलोसिटी होगी जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह से है, और दूसरी वेलोसिटी होगी जो रोटेटरी इफेक्ट की वजह से है। मतलब सपोज करो, इसी बॉडी को दोबारा बनाता हूं, ये बॉडी है, इस बॉडी के पास मैंने बोला दो वेलोसिटीज हैं। पहली वेलोसिटी सरफेस रह गई, पहली वेलोसिटी इस बॉडी के पास कौन सी है? जो कि लीनियर मोशन की वजह से है। मान लिया वो लीनियर वेलोसिटी v है। अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो चाहे ये पॉइंट हो, ये भी v स्पीड से जाएगा, चाहे ये पॉइंट हो, ये भी v स्पीड से जाएगा, चाहे ये पॉइंट हो, ये भी v स्पीड से आगे जाएगा, चाहे ये पॉइंट हो, ये भी v स्पीड से आगे जाएगा। ये सुनो, लीनियर वेलोसिटी v है तो एवरी पॉइंट विल हैव अ लीनियर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज v। सो मैंने क्या बोला? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब v। लीनियर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ड्यू टू फॉरवर्ड मोशन।
आगे के मोशन की वजह से जो वेलोसिटी है वो क्या है, लीनियर वेलोसिटी। और दूसरा है वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ये क्या होती है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है कि नहीं होती। रोटेटरी इफेक्ट में वेलोसिटी क्या होती है, आर ओमेगा होती है। सो अब जो रोटेशन इसका मिल रहा है, इस रोटेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा आ गई। आर ओमेगा आने का मतलब इस पॉइंट पे एक एडिशनल वेलोसिटी मिल गई आर ओमेगा, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ होगी वो आर ओमेगा, इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे होगी आर ओमेगा, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ होगी आर ओमेगा। मानते हो कि नहीं। दोबारा मैंने बोला जितने भी बॉडी के वेलोसिटी के जितने भी पॉइंट्स हैं, सबके पास फॉरवर्ड मोशन है, सबके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है, सबके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है, सबके पास लीनियर वेलोसिटी है ड्यू टू फॉरवर्ड मोशन, और वो वेलोसिटी सबकी सेम डायरेक्शन में वी वेलोसिटी। अब क्योंकि ये साथ में लुढ़क भी रहा है, रोटेटरी इफेक्ट भी आ रहा है, रोटेटरी इफेक्ट में जो वेलोसिटी होती है वो कहां होती है, अलोंग द टेंजेंट होती है। तो ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी रोटेशनल की वजह से आगे होगी, जो ये वाला पॉइंट होगा उसकी नीचे होगी, ये वाले पॉइंट की लेफ्ट और इसकी ऊपर। इजंट इट, होगी कि नहीं होगी। इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी होगी किसी भी मोमेंट पे उसके पास। कहने का भाव सिंपल सा ये है, अगर मैं इसको ए पॉइंट बोलता हूं, इसको बी पॉइंट बोलता हूं, इसको सी पॉइंट बोलता हूं और इसको डी पॉइंट बोलता हूं, तो वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी एट ए वो हो जाएगी v प्लस आर ओमेगा। यस और नो, सेम डायरेक्शन में ऐड हो गई, वो हो जाएगी v प्लस आर ओमेगा। नेट वेलोसिटी एट b, b पे आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। यस और नो, 90 डिग्री पे अगर दो होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेट वेलोसिटी एट सी, ये दोनों का हो जाएगा डिफरेंस, v माइनस आर ओमेगा। नेट वेलोसिटी एट डी, रिजल्टेंट निकलेगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। मानते हो बेटा, ये चार वेलोसिटीज होंगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अब कंडीशंस पे बात करते हैं। अगर हमने बात की, डायग्राम दोबारा इधर ले आता हूं, एक मिनट। अब हमने ए पॉइंट पे बात की, ए पॉइंट पे ऐड हो गया, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। नाउ इस सी पॉइंट पे बात देखो, फॉर प्योर रोलिंग, अगर मैं प्योर रोलिंग की बात करूं, ये प्योर रोल कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा, स्किड नहीं कर रहा, वेलोसिटी एट सी क्या होनी चाहिए, 0। मतलब ऑब्जर्व करो, एक टायर आगे जा रहा है, टायर आगे जा रहा है, तो जो लोएस्ट पॉइंट होगा उस पे वो ग्राउंड के साथ क्या करता है, ग्रिप करता है और आगे मूव करता है। जो लोएस्ट पॉइंट है वो थोड़ी ना आगे जाता है। अगर वो आगे जा रहा होता तो वो स्लिप होता ना। अगर वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आया तो वो स्लिप नहीं हुआ। अगर वो स्लिप होता तो वहां वेलोसिटी होती। वो अगर प्योरली रोल कर रहा है तो जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट पॉइंट होगा वो मोमेंटरली किस पे आएगा, रेस्ट पे आएगा। तो जब ये सी पॉइंट ग्राउंड के साथ रेस्ट कांटेक्ट में आया तो ये रेस्ट पे, जब इससे अगला पॉइंट आएगा तो वो उस मोमेंट पे वो रेस्ट पे होगा। तो प्योर रोलिंग के लिए, फॉर प्योर रोलिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of circular body and ground is relatively at rest। प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन है,
कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मोमेंटरली रेस्ट पे होगा। मतलब सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। कहने का मतलब सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी, v माइनस आर ओमेगा, ये कितना होना चाहिए, 0। कहने का मतलब आर ओमेगा किसके बराबर होना चाहिए, v के। आर ओमेगा किसके बराबर होना चाहिए, v के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी एट a, प्योर रोलिंग के लिए क्या कंडीशन आई, प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन आ गई, वेलोसिटी एट a दैट इज टॉप पॉइंट, वो था v प्लस आर ओमेगा, आर ओमेगा v के इक्वल है, तो वो हो जाएगा 2v। मतलब अगर कार 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो कार का जो टायर है उसका जो टॉपमोस्ट पॉइंट है उसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर, डबल उस टॉपमोस्ट पॉइंट की। बॉटम पॉइंट की स्पीड क्या होगी, 0, मोमेंटरली वो रेस्ट पे। इसी तरह ये बाकी दो पॉइंट्स जो मैंने बी पॉइंट लिया, इसकी वेलोसिटी क्या थी, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा वी के बराबर है, तो ये आंसर कितना आएगा, वी रूट 2। इसी तरह सी की वेलोसिटी कितनी निकाली, 0, और डी की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, वी रूट 2। सो प्योर रोलिंग में ये बात याद रखिएगा, ये 1 मार्कर एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है। अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ सो एंड सो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील। कार का हो जाए, किसी भी और चीज का हो जाए, ठीक है। तो रोलिंग मोशन में जो भी फॉरवर्ड मोशन की स्पीड होती है, जो बॉडी रोल कर रही है उसके टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड उससे क्या हो जाती है, डबल, और बॉटम पॉइंट की स्पीड क्या हो जाती है, 0। क्या ये समझ में आ गया, पक्का? ऑनलाइन सबको क्लियर है, श्योर? तो ये बात हमने किसकी की है, प्योर रोलिंग की। अब अगर प्योर रोलिंग ना हो, अगर प्योर रोलिंग ना हो, बाकी दोनों केसेस कौन से, स्लिपिंग वाले। स्लिपिंग कैसे कैसे हो सकता है, अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग हो, इन केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में v जो होगा वो ग्रेटर देन आर ओमेगा हो जाएगा। ये वाली वेलोसिटी अगर इससे बड़ी हो गई तो आगे स्किड करेगा कि नहीं करेगा, मतलब टायर रोल नहीं कर रहा, आपने ब्रेक मार दी। जब आपने ब्रेक मार दी तो रोलिंग रोक दी, ब्रेक मारते हो तो रोलिंग रुकती है, रोलिंग रुकी, आर ओमेगा रुक गया, आर ओमेगा रुक गया तो वी कंपोनेंट की वजह से वो क्या होगा, स्लिप होगा कि नहीं होगा, इजंट इट? रोड पे ऑयल पड़ा है, आप साइकिल चला रहे हो, टायर घूमेगा नहीं, स्लिप करेगा आगे। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग में क्या होगा, v जो होगा वो आर ओमेगा के से ज्यादा होगा, मतलब वेलोसिटी एट c क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब टूवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में v जो है वो आर ओमेगा से ज्यादा होगा। दूसरा केस बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग के केस में आर ओमेगा v से ज्यादा होगा, मतलब वेलोसिटी और c जो होगी वो हो जाएगी नेगेटिव, मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट। कार का टायर मड में फंस गया, एक्सेलरेटर पे आपने पैर दिया, गोल घूमता है, आगे नहीं जाता, वो है बैकवर्ड स्लिपिंग, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में टायर कहां स्लिप कर रहा है, पीछे स्लिप कर रहा है। फॉरवर्ड स्लिपिंग मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे स्लिप होके जा रहा है, बैकवर्ड स्लिपिंग मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो पीछे स्लिप कर रहा है, मतलब आपने रोटेशनल ज्यादा दे दी और लीनियर उतनी औकात थी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड स्लिपिंग। तो सारा खेल किसका होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। अगर फॉरवर्ड मोशन, अगर जो फॉरवर्ड मोशन की वेलोसिटी है वो रोटेशनल वेलोसिटी के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, प्योर रोलिंग। अगर फॉरवर्ड वेलोसिटी ज्यादा है, रोटेशनल की कम है, तो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड स्लिपिंग। और अगर रोटेशनल की ज्यादा है और लीनियर कम है तो क्या हो जाता है, बैकवर्ड स्लिपिंग। समझ में आया यहां तक, पक्का? अब ये कब, कैसे, क्यों, अब उसकी बात करेंगे, पहले इतना लिखो।
इसमें कोई डाउट आए तो बोलिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मोशन ऑफ पॉइंट मास tied to string wound on cylinder। न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में किया था ये हमने पिछले वाले में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक दो न्यूमेरिकल्स थे इस पे बेस्ड। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ऐसी है कि ये आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे, टाइम दूंगा बेटा लिखने का, समझो पहले, इस सिलेंडर पे आपने स्ट्रिंग वाउंड कर दी और एक मास को इससे अटैच कर दिया, एक मास को इससे अटैच कर दिया। तो अगर इसका मैं साइड व्यू देखूं तो ये ऐसे दिखेगा। साइड व्यू मतलब इधर से देखूं तो एक सर्कल नजर आएगा और यहां पे ऐसे ये मास हैंग दिखेगा। इजंट इट? यहां तक सिचुएशन समझ में आती है क्या? अब इसका हमें एक्सेलरेशन, टेंशन, ये सारी चीजें निकालना है कि कितनी एक्सेलरेशन से वो नीचे गिरेगा, क्या उसका वो होगा। अब ध्यान देना बेटा, mg इसका नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, वही टेंशन नीचे लगेगा। इस फिगर में बनाऊं तो ये रहा mg, इस तरफ है टेंशन और ये टेंशन इधर लगेगी, ये रेडियस r। मानते हो? होगा क्या? सबसे पहला, सिस्टम को रोल कराने के लिए, सिस्टम को गोल घुमाने के लिए, सिस्टम के रोलिंग मोशन के लिए आपको कोई टॉर्क चाहिए। वो टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? यहां पे वो टॉर्क प्रोवाइड करेगा टेंशन। इजंट इट? जो टेंशन है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है ना। आपको याद है ये बात? कल भी मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन की थी। ये बॉडी है, अगर आप सेंटर पे फोर्स लगाते हो तो इसका, इस फोर्स का, अगर सपोज ये F1 फोर्स लगा रहे हो तो F1 फोर्स का टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। जब आप फोर्स अलोंग द टेंजेंट लगाओगे, F2 फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो टॉर्क जो होगा वो F2 की वजह से होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। क्योंकि जैसे ये बॉडी है, मैं यहां टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा तो ये रोल करेगी ऐसे। अब रोलिंग हुई, सेंटर पे फोर्स लगाने पे रोलिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको रोलिंग के लिए क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क टेंजेंशियल फोर्स से मिलती है, या फिर सेंट्रल एक्सिस से थोड़ा डिस्टेंस रख दो, उस पे फोर्स लगाओ तो आपको टॉर्क मिलेगी। अलोंग द एक्सिस तो टॉर्क क्या हो जाती है? 0 हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो यहां पे आपके पास टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन प्रोवाइड करेगी। सो tension in the string provides torque to cylinder. So torque कितना हो जाएगा? टेंशन इंटू रेडियस। होगा कि नहीं? टेंशन इंटू रेडियस। और टॉर्क किसके इक्वल होता है? आई अल्फा के। होता है कि नहीं होता? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है कि नहीं होता? सो टॉर्क किसके इक्वल हो गया? आई अल्फा के। सो टेंशन इंटू रेडियस इज आई इंटू ए बाय आर। लिख सकते हो? टेंशन इंटू रेडियस, अल्फा को मैंने क्या डाल दिया? ए बाय आर डाल दिया। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा कितना हुआ? ए बाय आर। तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ गई आई ए बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं बॉडी के इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ये बॉडी नीचे गिर रही है, इक्वेशन of motion of point mass क्या बनेगी? सिस्टम नीचे गिर रहा है तो जब जहां जिस डायरेक्शन में मोशन, उधर की फोर्स माइनस ऑपोजिट फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स।
यही बनती है इक्वेशन, ये नीचे गिर रहा है, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। तो टेंशन किसके बराबर हुआ, या टेंशन की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आपके पास आया mg माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम एन उधर ले जाओ, mg इज a कॉमन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। मानते हो बेटा, कोई दिक्कत? a की वैल्यू कितनी आई, वैल्यू ऑफ a आ गई mg अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, उसको डिनोमिनेटर में ले गए m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। मानते हो? डिवाइडिंग करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m, तो फॉर्मूला मेरे पास आ गया g अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालो, अलग अलग आंसर निकाल लो। अगर ये होता सॉलिड सिलेंडर, अगर ये होता सॉलिड सिलेंडर, अगर ये होता सॉलिड सिलेंडर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। यही होता है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। सब्सटीट्यूट करो, ए की वैल्यू क्या हो गई, g अपॉन 1 प्लस हाफ, दैट इज 2/3 ऑफ g। ये एक्सेलरेशन आ जाता। फ्रिक्शन कितनी आती, सॉरी टेंशन कितनी आ जाती, t की वैल्यू डालो, टेंशन की वैल्यू हो गई, टेंशन की वैल्यू आई ए बाय आर स्क्वायर, सो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू 2/3 ऑफ g बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, 2 से 2 कटा, आंसर कितना आया 1/3 ऑफ mg। ये आ जाती टेंशन, ठीक है, 1/3 ऑफ mg। अब हर बॉडी के लिए सिचुएशन डिफरेंट होगी। मतलब अगर अभी ये मैंने कौन सा केस लिया, ये मैंने लिया सॉलिड सिलेंडर। अगर होता हॉलो सिलेंडर, अगर ये होता हॉलो सिलेंडर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता, एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर हो जाता तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाती, g अपॉन 1 प्लस 1, g/2 आ जाता उस केस में। टेंशन कितनी आ जाती, टेंशन आ जाती आई ए बाय आर स्क्वायर, तो सिचुएशन आ जाती हाफ mg। सो डिपेंडिंग कि कौन सा बॉडी है, उस हिसाब से आप वेरिएशन कर सकते हो। समझ में आ गई यहां तक बात? क्लियर? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर है बेटा? प्लीज यहां तक लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक लिखो, फिर नेक्स्ट केस पे आएंगे। नेक्स्ट, अगला हेडिंग डालिए, मोशन ऑफ रोलिंग बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। प्लीज समझेंगे पहले, कोई बॉडी रोल करके इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रही है, कोई बॉडी रोल करके इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रही है। प्लीज सामने ध्यान देंगे, ये इंक्लाइन प्लेन है, थीटा इंक्लिनेशन है। ये एक बॉडी रोल करके नीचे आ रही है। जब बॉडी रोलिंग मोशन करके नीचे आएगी तो फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी इस बॉडी पे? एक तो बाकी सारी तो लगेंगी, mg आपको मालूम है, लगता है mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन वो तो होंगे, साथ में फ्रिक्शन भी होगी। यहां पे जो फ्रिक्शन होगी वो क्या प्रोवाइड करेगी, फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करेगी, टॉर्क प्रोवाइड करेगी। क्योंकि जब ये बॉडी नीचे गिरेगी तो इस पे फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट करेंगी? एक तो नीचे एक्ट करेगी mg sin थीटा, एक होगा नॉर्मल रिएक्शन, पीछे होगा फ्रिक्शन, और नीचे की तरफ होगा mg cos थीटा। कोई दिक्कत? नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन will provide
द नेसेसरी टॉर्क। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो टॉर्क प्रोवाइड करेगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू रेडियस, ये हो जाएगा आई अल्फा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू रेडियस, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई अल्फा के। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया आई अल्फा बाय आर, अल्फा होता है ए बाय आर, तो ये हो गया आई ए बाय आर स्क्वायर। इधर तक कोई डाउट? सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी रोलिंग डाउन, इसकी इक्वेशन क्या होगी? नीचे की तरफ क्या लगा? mg साइन थीटा, माइनस ऊपर क्या लगा? फ्रिक्शन, इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स हो गई मास इनटू एक्सेलरेशन। यही बनेगी इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। नीचे लग रहा है mg साइन थीटा, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन इक्वल टू ma। मानते हो? अब mg साइन थीटा माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल टू ma। ए को उधर ले जाओ, mg साइन थीटा, a कॉमन, m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, राइट। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई? एक्सेलरेशन आया mg साइन थीटा अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ऊपर नीचे मास से डिवाइड करो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय मास। मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आया? g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का। समझ में आ गई बात? क्लियर? इसकी एक और अप्रोच है। एक तो इस तरीके से सोच सकते हो, इसकी एक दूसरी अप्रोच भी है, another approach, conservation of energy। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अप्रोच क्या होगी? जब बॉडी टॉप पे है तो उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जब वो बॉटम पे आई तो क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। होगी कि नहीं होगी? और फ्रिक्शन ने क्या किया? उसको रोलिंग का इफेक्ट दिया। होगा? अभी इस पे आएंगे। क्या होगा आप मेरे को बताओ क्या होगा? अगर ये h हाइट ले लेता हूं मैं, अगर ये h हाइट ले लेता हूं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh। यहां काइनेटिक एनर्जी कौन सी हो जाएगी? रोटेशनल प्लस लीनियर, दोनों होंगी। तो आप क्या बोलोगे? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हो गया? mgh। काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यस और नो? यही होगा। पोटेंशियल एनर्जी में गेन इज लॉस इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। होगा कि नहीं होगा? मानते हो? सो आपके पास कितना आया? ओमेगा को क्या डालो? v बाय आर। सो 2 mgh इज इक्वल टू mv स्क्वायर प्लस आई वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मानते हो? v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? v स्क्वायर आ गया 2 mgh अपॉन 2 mgh अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। मानते हो? अब अगर ये s लेंथ है, अगर ये s लेंथ है तो h अपॉन s कितना हुआ? साइन थीटा। h कितना हो गया? s साइन थीटा। सो 2 mg s साइन थीटा अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। नाउ लगाओ इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो a कितना हो गया? v स्क्वायर बाय 2s। v स्क्वायर को 2s से डिवाइड करो, कितना बचा? 2s से डिवाइड होगा, क्या बचेगा? mg साइन थीटा अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर।
m से ऊपर नीचे डिवाइड करो, एक्सेलरेशन हो गया g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। सेम एक्सप्रेशन आ गया। सो आप चाहे अप्रोच इस इक्वेशन से कर लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, चाहे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अप्रोच कर लो, एक्सेलरेशन का सेम रिलेशन आ जाएगा। ठीक, आगे इसको यूज कैसे करना है अब उसकी बात करेंगे, फटाफट इसको लिख लो पहले। नेक्स्ट अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। पहले इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दो। अगर इस एक्सप्रेशन में बोले तो हमारे पास a आ गया g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन की वेरिएशंस देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज गिवन, गायरेशन ऑफ रोलिंग बॉडी इज k, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कितना हो जाएगा, एम के स्क्वायर हो जाएगा ना। मैं अब एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं डिफरेंट सिचुएशंस में। तो अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पता हो तो सीधा सीधा आई को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एम के स्क्वायर। आई को एम के स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करके आप ए निकाल सकते हो। तो मतलब जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। आई को मैंने क्या डाल दिया, एम के स्क्वायर। तो ये आ गया इन टर्म्स ऑफ के। इसी तरह अगर मुझे वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो। वेलोसिटी का ये रहा एक्सप्रेशन ऊपर निकाला था, 2mgh अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। सो वेलोसिटी का अगर आपको एक्सप्रेशन निकालना हो, वेलोसिटी क्या था, 2mgh अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। तो वो भी ये एक्सप्रेशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। mm ऊपर से डिवाइड कर दो तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। इजंट इट? मानते हो? एक मिनट, एक m मिस कर दिया। एक्सप्रेशन क्या था, 2mgh अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। ठीक है 2mgh अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। आई को m के स्क्वायर डाल दोगे, ये m मैंने मिस कर दिया यहां पे, तो ये नीचे m नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात बेटा? मैंने m मिस कर दिया था ऊपर। m प्लस आई बाय आर स्क्वायर, आई को मैंने m के स्क्वायर डाला, आंसर आ गया। सो ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। सो ये वेलोसिटीज जनरल हो गए। अब एक स्पेसिफिक केस की बात करते हैं। स्पेसिफिक केस का मतलब, जैसे हम बात करते हैं लेट्स सपोज फॉर सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। अगर सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना आएगा। सॉलिड सिलेंडर का पहली बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो अगर या तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो एम के स्क्वायर के इक्वेट करके और इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, या सीधा सीधा आई की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आपके पास पहला फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये v स्क्वायर था, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh अपॉन m प्लस आई बाय आर स्क्वायर होगा। आई को मैंने क्या डाल दिया, हाफ एम आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ऊपर नीचे m कट गया, 2gh अपॉन 1 प्लस हाफ। सो 4/3 gh, ये v स्क्वायर आ गया, मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ 4/3 gh। क्या ये समझ में आता है? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। आप चाहें तो इससे काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जब वो नीचे आएगा तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया 4/3 GH प्लस हाफ आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर, या पहले v की टर्म्स में कंबाइंड एक्सप्रेशन निकाल लो, छोटा हो जाएगा। सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कितना आ गया ये,
1 + 1/4 हाफ प्लस 1/4 3/4 mv²। v² की वैल्यू ये वाली सब्सटीट्यूट कर दो, 3/4 m इंटू 4/3 gh, कितना हो गया mgh। ये तो ऑब्वियस बात थी, आना ही था। क्यों आना था? जो टॉप पे पोटेंशियल होगी वो बॉटम पे क्या हो जाएगी? काइनेटिक। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअल निकालना हो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ I ω²। सो ये हो गया हाफ mr² इंटू v²/r², कट के 1/4 mv²। v की एरी वैल्यू, v² की एरी वैल्यू 4/3 gh, 4 कट गया, क्या बचा? 1/3 mgh। ये हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2/3 mgh। हाफ mv² से ये भी निकल सकता है ना? लॉजिक समझ में आ गया? तीसरा, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो इसमें। एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर हुआ g sin थीटा अपॉन 1 प्लस I इज हाफ mr², mr² से mr² कट गया, आंसर आ गया 2/3 g sin थीटा। ये एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर आ गया। ठीक है, इससे आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन सिलेंडर भी निकाल सकते हो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन सिलेंडर कितना होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला है? IA/r²। तो IA/r², I की वैल्यू हाफ mr², एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हो 2/3 g sin थीटा बाय r²। r² से r² कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 1/3 mg sin थीटा। ठीक है, 1/3 mg sin थीटा। ये आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप चाहें तो इससे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी बात हम सिलेंडर की कर रहे हैं। अब I की वैल्यू बदल दो, दूसरी बॉडी के लिए निकलना शुरू हो जाएगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकलता है? म्यू इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg cos थीटा। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थीटा म्यू कितना हुआ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1/3 mg sin थीटा, 1/3 mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा। तो ये आ गया म्यू, आ गया 1/3 ऑफ tan थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? सिमिलर चीजें आप बाकी बॉडीज के लिए भी कर सकते हो। ये हमने बात सिर्फ किसकी की है? सिलेंडर की। मतलब I की वैल्यू को अलग अलग करो और आपके पास आंसर आएंगे। ठीक है, थोड़े और एक्सप्रेशन से पहले यहां तक लिखो। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में कोई डाउट है अभी के अभी पूछो। इस पे ध्यान दीजिए। आगे अगर आपके पास प्योर रोलिंग की कंडीशन निकालनी हो, फॉर प्योर रोलिंग, तो आप क्या चाहोगे? प्योर रोलिंग के लिए, रोलिंग का मतलब क्या होगा? रोलिंग का मतलब यह होगा कि बॉडी जो है वो स्किड ना करे। यस और नो? प्योर रोलिंग का मतलब क्या हुआ? बॉडी जो है वो स्किड ना करे। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, देखो ध्यान दो, जब बॉडी स्लाइड करती है तो फ्रिक्शन लगता है। कौन सा वाला? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसमें होता है स्टैटिक, काइनेटिक। काइनेटिक पे ना पहुंचूं, मैं स्टैटिक से कम ही रहूं, यही मतलब हुआ। मतलब जो फ्रिक्शन होगा फॉर प्योर रोलिंग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन must be less than or at the max equal to static sliding friction। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में म्यू एस होता है ना, क्योंकि अगर वो काइनेटिक आ गया तो स्किडिंग होगी सरफेस पे। स्किडिंग नहीं चाहिए तो फ्रिक्शन जो है वो छोटा होना चाहिए, किससे? मैक्सिमम से कम ही होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम जैसे ही उसने पार करेगा तो क्या होगा? स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। स्लाइडिंग नहीं चाहिए। फ्रिक्शन कितना निकाला तुमने अभी पीछे?
फ्रिक्शन निकाला 1/3 mg sin थीटा। ये मैं बात सिलेंडर की कर रहा हूं, ये जनरल कंडीशन हो गई। अगर हम बात करते हैं सिलेंडर की, फॉर सॉलिड सिलेंडर, फॉर सॉलिड सिलेंडर 1/3 mg sin थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस टाइम्स mg cos थीटा। mg से mg कट गया, सो आ गया आपके पास म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 ऑफ tan थीटा। ये कंडीशन आ गई किसके लिए? सिलेंडर के लिए। इससे आप एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन भी निकाल सकते हो कि कितना एंगल में रखूं सो दैट कि वो नीचे आते वक्त स्लाइड ना करे, स्किड ना करे। तो उसके लिए आप क्या करोगे? tan थीटा लेस देन इक्वल टू 3 म्यू एस, सो थीटा लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स 3 म्यू एस। इस एंगल से छोटा अगर होगा तो क्या होगा? प्योर रोलिंग होगी, अदरवाइज वो स्किड करके नीचे आएगा। समझ में आ गई बात? अब यही चीज सारी बॉडीज के लिए आप कर सकते हो। यहां पे सारे के सबके फॉर्मूलाज हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं, इसीलिए मैंने यहां पे डायरेक्ट लगा दिए। अब इनको हम डिटेल में बात करेंगे एक एक करके, प्लीज ध्यान देंगे। पहला, एनर्जी वेलोसिटी एक्सेलरेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपने सबके कर लिए। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल, ट्रांसलेशन क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल क्या होती है? हाफ i ओमेगा स्क्वायर। सबके फॉर्मूलाज पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk स्क्वायर लिखा, ओमेगा को v/r लिखा, फॉर्मूला बन गया। रट्टा मत मारो, कंसेप्ट समझा दिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या यूज कर रहे हैं? mk स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। सेम चीज लिखी है, हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मैंने क्या किया? v को r ओमेगा डाल दिया। ये इन टर्म्स ऑफ ओमेगा हो गया, वो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हो गया। दो एक्सप्रेशन। तीसरा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन का रेशो कितना हो जाएगा सॉल्व करके? हाफ i ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk स्क्वायर डाला, रेशो आ गई k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या हो गया? k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये डायरेक्ट 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो, जितने याद हो जाएं फॉर्मूलाज। ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी का भी हमने एक्सप्रेशन निकाला था, √2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, वही एक्सप्रेशन यहां लिखा है। एक्सेलरेशन का आपने निकाला था, वही एक्सप्रेशन यहां लिखा है। इससे टाइम भी निकाल सकते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर यूज करके टाइम का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। इनको अलग अलग उसके वैल्यूज में डालो, अलग अलग बॉडीज के लिए। सर्कुलर रिंग भी नीचे आ सकती है, डिस्क भी आ सकती है, स्फीयर भी आ सकता है, सॉलिड स्फीयर भी आ सकता है, हॉलो स्फीयर भी आ सकता है। हर एक बॉडी के लिए सारी वैल्यूज यहां पे इस टेबल में लगी हुई है। k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, उस हिसाब से फॉर्मूले में यूज हो जाएगा। डिस्क और सिलेंडर के लिए हाफ होता है, स्फेरिकल शेल के लिए 2/3 होता है, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होता है। इसी तरह वेलोसिटी के ये अलग अलग एक्सप्रेशंस है, अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन के और टाइम के एक्सप्रेशंस हैं। जितने याद हो जाए उतना अच्छा है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? आपको बोलेगा एक रिंग है, एक सॉलिड, एक डिस्क है, एक वो है, सब एक्सेलरेट नीचे रोल करके आ रहे, बताओ पहले कौन पहुंचेगा? तो आपको कौन सा एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा? टाइम का एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा। उससे अंदाजा लगाना पड़ेगा टी के एक्सप्रेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रिश्ता है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसको कम टाइम लगेगा, या जिसका ज्यादा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, वो एक्सप्रेशन से आपको समझ में आएगा। ठीक है। इस टाइप के 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस काफी आते हैं इसमें। समझ में आया? पक्का? आज का छोटा सा होमवर्क है। इसके नेक्स्ट पेज पे जहां आप असाइनमेंट उठाएंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं। मुझे वो नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट चाहिए सारे। बट उससे पहले जितने आज मैंने कॉन्सेप्ट्स करे, इसको कम से कम 2 बार घर जाके लिखोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्कूल में 50% स्कूल से इसको नहीं कराते, 50%। और एंट्रेंसेस में सबसे ज्यादा आता ही यही है, सबसे ज्यादा आता ही यही है। और जिसके स्कूल में कराएंगे उसके में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होगा। सो 11th में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये रहता है कि हमें स्कूल सेंट्रिक थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। बट मेक श्योर कि आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल ना छोड़ें। देखो, जो टॉपिक जैसे डेरिवेशंस वगैरह थी, उसमें मैंने बोल दिया कि स्कूल में नहीं कराया तो आप छोड़ दो, डजंट मैटर, क्योंकि वो काम ही नहीं आएंगी कभी। बट ये काम आएगा, भले ही स्कूल में ना कराया हो, इस टॉपिक को मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।